गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। फिर से स्वागत है आपका गोमती एकेडमिक चैनल में। ठीक है, तो देखिए हम आपको एमसीक्यू के रूप में ला रहे हैं यूजीसी नेट जून परीक्षा 2006 का। इसमें हम 8-10 क्वेश्चन हैं। इसमें हम बताएंगे कि यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एवं आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन आपको उससे पूछ सकता है। तो एक एक चीज़ का आप ध्यान रख ले, पेन उठा लीजिए और कॉपी ले लीजिए और पूरा रीड करते जाइए, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो एक एक से लिखते जाइएगा। ठीक है, तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कल पढ़ाया था प्लेटो का चिंतन। प्लेटो की चिंतन पद्धति पढ़ाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आदर्शवाद आधारित होता है। तो आप अपने से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन से आप खुद बताते जाइए कि ये कौन सा सही होगी। ये वाला सही हो विवेक की प्रधानता पर, कि विधि की प्रधानता पर, कि शांति की प्रधानता पर, कि नैतिकता की प्रधानता पर। ठीक है, तो आदर्शवाद जो आधारित होता है दोस्तों, वो विधि की नैतिकता की प्रधानता पर आधारित होता है। मैंने कल आपको बताया था कि आदर्शवाद नैतिकता की बात करता है, व्यक्ति के नैतिक चरित्र की बात करता है। कल मैंने बताया था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन 2000, ये सारे क्वेश्चन 2006 के दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2006 के ही हैं। तो आप देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब आप अपने से आकलन लगा ही चुके होंगे कि कौन थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, तो ये हो गया इसका फजल अली। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिए कि इसमें दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो एनटीए होता है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमको बेवकूफ़ नहीं बनना। यदि यही क्वेश्चन से पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष नहीं हैं, तो आपको ये वाला आंसर चुनना होगा, जस्टिस राजमन्ना। क्योंकि ये जो पणिक्कर थे और ये कुंजरू थे, ये इसके सदस्य थे दोस्तों, इसके सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो थे इसके सदस्य थे और इसके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, तो आप ध्यान में एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान व्यवहार रखिएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन में से एक तो नहीं है, तो अपन राजमन्नार हो जाएगा। ये पढ़कर जो कुंजरू इसके सदस्य हैं और फजल अली जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा अच्छे से। ठीक है, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी 3 सूत्री वर्गीकरण में से संविष्ट हैं। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ये परंपरागत वंशानुगत और पारंपरिक सत्ता। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो होता है जो चली आती है परंपरा, तो आप जानते हैं कि जो चली आती है। ठीक है, तो इसमें से यदि इसमें से ये पूछ ले कि कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन मैं पूरा मॉक टेस्ट की तरह करवा रही हूँ। ठीक है, आप एक एक नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे तभी आपको इसमें से कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे जो होते हैं वो लगभग 10 नंबर के तो पूछे जाते हैं, सही जोड़ी में पूछ लिए जाते हैं, अदर भी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक एक आपको क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगी। देखो, जो मैक्स वेबर 3 है, तो वो वंशानुगत का नहीं करता है। ठीक है, वंशानुगत का नहीं करता, किसका करता है, पारंपरिक का, चमत्कारी का और वैध विवेक का। ये 3 जो है इसको नोट कर लीजिए, मैक्स वेबर के हैं। जो 3 हैं ये मैक्स वेबर के हैं, ये मैक्स वेबर के हैं, लेकिन वंशानुगत सत्ता मैक्स वेबर की नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी स्टूडेंट्स जोश में होश खो बैठते हैं कि वंशानुगत पारंपरिक एक ही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वंशानुगत नहीं है इसका। मैक्स वेबर को जो सत्ता संबंधी वंशानुगत नहीं आता है, इसमें जो आता है तो पारंपरिक आता है, चमत्कारी आता है और वैध विवेकी आता है। ठीक है, ये तीनों आप नोट करके लिख लीजिए। अवंशानुगत जो है, यहीं पे यदि लिखा रहता क्वेश्चन में कि मैक्स वेबर के सत्ता संबंधित 3 सूत्री में समाविष्ट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता कि समाविष्ट नहीं है, तो हम लगाते थे वंशानुगत सत्ता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा, समाविष्ट है, तो इसका पारंपरिक मतलब कि इसका होगा 2 और 3 और इसका 4 आंसर
करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी सक्सेस हो पाएंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो लास्ट तक देखिए और इसे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं मतलब जो पूछे गए हैं नेट जेआरएफ में, तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने पेश कर सकूँ। और बहुत अच्छी तरह से है क्वेश्चन तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं, मॉक टेस्ट की तरह पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल के एंड तक ज़रूर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए, इसमें लिखा है क्रम से बनाएं। अब देखिए, इसमें लिखा क्रम से बनाएं। तेहरान सम्मेलन कब हुआ, याल्टा सम्मेलन कब हुआ, पोन्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ। इसको आप जो है क्रम से बनाना। कभी कभी आ जाता ना कि क्रम से बनाइए कि कौन के कब पहले हुआ, कौन कब बाद में हो। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो तेहरान सम्मेलन है दोस्तों, ये हुआ था 1943 में। ठीक है, याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। ठीक है, और जो पोन्स भी, ये भी 1945 में हुआ है। और फिर इसके बाद जो सैन फ्रांसिस्को, वो 1900 उसमें हुआ है 51 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जो मतलब कि हर एक सन है ना, तो उसको मैं क्लियर करवा दे रही हूँ, ताकि मतलब आप सैन फ्रांसिस्को सबसे लास्ट में, इतना बड़ा आप ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी आपको ये जो ये हुआ है ना, ये जो तीनों हुआ ना, ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के सबसे पीछे हुई था ना। दिमाग आप में रख लीजिए, बस होगा, और सन याद कर लीजिए, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बहुत ज़्यादा झंझट पालने की दिक्कत नहीं, शॉर्टकट अध्ययन कीजिए, लेकिन अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, ताकि वो चीज़ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे। ऐसा नहीं है कि हम आप सैन फ्रांसिस्को को याद कर लिए, ये बात के है तो अब सैन फ्रांसिस्को कुछ और भी सम्मेलन दे सकता है। ठीक है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, नोट करते जाइएगा, बिना नोट करते समय ऐसा नहीं कि आप मतलब कि मौखिक याद रख ले। मौखिक रखने वाली चीज़ याद नहीं, इसको नोट कर लीजिए, हफ्ते में एक आध बार जरूर देख लीजिए। मॉक टेस्ट के अलग से रब बना लीजिए, उसमें मतलब जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उसमें गोला मार दीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ हमको मतलब बार बार देखने की ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब इसमें देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित का सही काल क्रम किस निम्न प्रकार से, मतलब इसको भी आप अब बताना है, इसका भी कालक्रम बताना है। देखो, आप नोट करते जाइए दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नोट करते जाइए। ठीक, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी किस किस आर्टिकल में है, इसको बताऊंगी किस आर्टिकल में, इसको बताऊंगी किस आर्टिकल में है, इसको बताऊंगी किस आर्टिकल में है। जितने जितने इसको क्रम से जमाना। अब इसमें इसी तरह नेट में पूछा जाता है, इसी तरह लिख देगा और फिर बताइए क्रम से जमाइए, नीचे उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आपके क्वेश्चन ले आया, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह नेट जेआरएफ में पूछा जाता है क्रम से जमाने के लिए। तो हमको सिर्फ इसका आर्टिकल मालूम होना चाहिए कि जैसे राज्य का नाम परिवर्तन किस आर्टिकल में हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है, आईएएस या आईपीएस का किस आर्टिकल में वर्णन है, किसी राज्य के संविधान राष्ट्रपति शासन में किस मतलब कि आर्टिकल में वर्णन है। ठीक है, तो अच्छे ध्यान से इसको देखिए जो राज्य का वो है, वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल दोस्तों 3 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो 25 से लेके 28 तक है, 25 से लेके 28 तक है। आईपीएस का है 312 में दिया है, और जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वो 356 में दिया है। ठीक है, इतना आप ध्यान दे लीजिएगा। ये देखिए, ये जो है 3 में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के आर्टिकल में है 25 से 28 तक है। और आईएएस और पीएस के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में है सॉरी 312 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना तो 356 में। अब यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से गौर से देखिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356। ठीक, आपातकाल कितने बार लगा है दोस्तों? 3 बार लगा, ध्यान दीजिएगा, 3 बार लगा है। ये
ये 1952 इसमें लगा था, ये सबसे शुरू में लगा था, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन 352, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो 360 में लगा। ये तीनों ध्यान रख लीजिए। आपातकाल 3 बार आपातकाल लगा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपातकाल 3 बार लग चुका। 1952 में, 1956 में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल जो है 1900 वो आर्टिकल 360 में हुआ है, ठीक है। तो हम क्रम से जमाएंगे, तो क्रम से जमाने में जमा लिए ना, ये आर्टिकल 3 में, और ये 25 से 28 तक इसका दिया है, ये 312 में दिया है, ये 356 में दिया है, ठीक है। हो गया ना। ये ऐसे ही याद करना है आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम थोड़ा सा ऐसे याद कर लिए फिर छोड़ दिए तो फिर हमको भूल गए। उसको नोट करते जाइएगा सामने सामने लिख के, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको सिर्फ क्रम से बनाने के लिए लाई हूँ, अब पूरा पूरा आपको सन भी बताती जाऊंगी, ठीक है। आप इसको देखिए, क्रम में बनाएं। सांप्रदायिक अवार्ड, जेपी का बिहार आंदोलन कब हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति कब बने थे, वाजपेयी का पहली बार प्रधानमंत्री कब बने, ठीक है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए हैं, आपको ऐसा वो कर दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था, देखिए ये जो हुआ था, ये हुआ था 1932 पे, ठीक है। जेपी का जो बिहार आंदोलन हुआ था दोस्तों, वो 1974 में हुआ था, ठीक है। और जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे तो वो 1982 सॉरी 1982 में बने थे, ठीक है। ये ज्ञानी जैल सिंह बने थे तो ये 1982 में बने थे, ठीक है। अब वाजपेयी के पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे, 1996 में, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, सॉरी 66 है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, मैं बता दे रही हूँ, नोट करते लिखते जाइएगा ताकि आपको भूलना नहीं, क्योंकि ये जो आने देख पहले तो एकदम थोड़ा सा इजीली टाइप में पूछता है, अब जैसे जैसे वो होता है थोड़े से टफ टाइप में टफ पूछता है, तो इसकी इसीलिए मैं इस तरह आपको करवा रही हूँ, ताकि उसका एक क्रम भी याद रहे, प्लस सन रहे, पर आर्टिकल मतलब सब याद रहे, चारों में से कौन कौन क्या क्या सही है, क्या नहीं है, तो क्यों नहीं है तो क्यों सही है, ठीक है। तो मैं करवा रही हूँ आपको। अब देखिए, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो किस बात, मूल ढांचे की बात कर रहा है, कि मूल ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता, संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो कौन कह सकता है इसमें से, आप बता सकते हैं, ठीक है। आपने आकलन लगा लिया होगा कि मूल ढांचे की बात कौन करता है, तो ये हमारा केशवानंद करता है, ठीक है। अब इसको हम आपको सन पता होना चाहिए कि ये किस सन का है, ये किस सन का है, और ये किस सन का है, ठीक है। ये 1980 का मिनर्वा मिल्स जो है दोस्तों 1980 का है, गोरखनाथ 1967 का है, और केशवानंद जो हमारा होता है ये हमारा जो है 1973 का, ठीक है। ये सन जरूर आप ध्यान लीजिए, क्योंकि ये सन जो है ना बार बार हमको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सन जरूर ध्यान लीजिए, लिख लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रखे, ठीक है। ऐसे करिए, ऐसे लिख लीजिए, 1900 जो हमारा 73 है, गोलकनाथ जो है 1967 है, और मिरानमा विल्स 1980 है। ये हमारे मूल ढांचे की बात करता है कि संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता। इतना आप ध्यान रखेंगे ना तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि यह मतलब कि किसने कहा कि मूल ढांचे का संशोधन नहीं हो सकता, या किसका क्वेश्चन शॉर्ट में भी बना देगा, बहुत बड़ा भी बना देगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि केशवन ने कहा है कि मूल ढांचे की बात करता है कि ये उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन यानी 8वां की ओर, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्रम से जमाने के लिए कि पहले कौन हुआ और फिर बाद में कौन हुआ, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी ऐसे कर लीजिए दोस्तों, जमाना है ये ऐसे करके लिखेंगे ना, थोड़ा सा कलर प्रिंट कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि मतलब कि क्या कैसे है, ठीक है। अब देखिए, नाटो नाटो कब हुआ था, 1900
1949 में, ठीक। इसकी स्थापना 1949 है। रेम रेम किसको, गुटनिरपेक्षता पिस्ता को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1961 गुटनिरपेक्षता पिस्ता का पहला जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, ये भी रखिए, ध्यान रखिएगा, बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड, डी है, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। सोवियत संघ कब टूटा था दोस्तों, ये 1991 थे, लेकिन इसका कभी कभी 1990 भी दिया रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी 1990 भी दिया रहता है, लेकिन 90 वो है, यदि 90 का ऑप्शन ना हो तो 91, तो 91 मार दीजिए, एक थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है ऑप्शन के उसमें सेट है, ठीक है। अब इंडियन ओशन रिंग की जो स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, ठीक है। इंडियन ओशन रिंग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1997 में, ठीक है। ये मैं आपको पूरे 8 क्वेश्चन इतने कम समय में और इतना क्लियरिटी ढंग से बता दी, यदि आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए और इसको देख, एक मतलब कि मतलब मॉक टेस्ट की ऑब्जेक्टिव वाले जो कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं उसके अलग से नोट्स बना लीजिए और उसमें पूरा लिखते जाइएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और मैं बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लेके आया करूंगी और ऐसे ही करवाऊंगी ताकि आपको याद रहे और आने वाले नेट JRF में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके कुछ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दी हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, धन्यवाद।